नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 गणित परीक्षा की पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अब सभी बच्चे सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। पेपर में 5 नंबर के बहुविकल्पीय, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय और 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। टोटल 25 नंबर का पेपर बनेगा, 12 नंबर पास होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी बच्चे देखेंगे और परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे। और सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं फेल होते हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है आप में। तो बस सिंपल सा आपको बोलना है, विकल्प नंबर बी है 1। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी और 1। अब दोस्तों देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वह संख्याएं, देखिए दोस्तों, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये रखिएगा कि प्राकृतिक मतलब जो भगवान ने दी हो। ठीक है, देखिए आपकी जो 0 है ना, इसको आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, आप लोग को पता होगा। और -1 तो ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, विकल्प नंबर बी पहला आंसर सही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न। दोस्तों तो दूसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें एलसीएम बताना है सिंपल सा। तो इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखिए 9 और 12 और 18, तो आप लोग दोस्तों कैसे एलसीएम निकालते हैं? 9, 12 और 18 ये दे रखा है। एलसीएम निकालने का वही पुराना तरीका दोस्तों, आप लोगों को कुछ अभी नया नहीं करना है। जल्द से जल्द, देखिए जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को उतना नहीं आता। तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, पहले 3 से देंगे। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और 3 छक 18 दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 2 से भी भाग दे सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन चलिए हमने सोचा 3 से ही करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों किससे भाग दे सकते हैं? 3 से काट लेते हैं, 3 का मैटर खत्म। 3 4, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 की बारी आ गई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से दोस्तों देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग 2 से पहले भाग दे सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितनी बार है गुड़ा कर लेते। 3 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 गुड़े 3 गुड़े 2। देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट। कितनी बार कैसे था उसको यहाँ पर हम लोग गुड़ा करते हैं। ठीक है, तो अब इसको गुड़ा कर लेंगे, जो आएगा वो उत्तर होगा। 3 त्रिक का दोस्तों 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। दोस्तों गुड़ा करने पर 36 है और हमारा विकल्प नंबर बी भी 36 है। तो बस यही सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। दोस्तों तो तीसरा प्रश्न क्या रहा है? पूछा गया कि 9 के अपवर्त हैं। ठीक है, इसमें बताना था आपको 9 के अपवर्त क्या क्या है। ये देखिए इस प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है, इसको आपको समझना होगा कि 9 के अपवर्त का मतलब वो संख्या 9 से ही शुरू होनी चाहिए। तो पहला विकल्प देखिए दोस्तों, 9, 18, 27, 36। जी हाँ दोस्तों, आपका सही सबसे सही विकल्प यही होगा। आप लोग का 9 का अपवर्त यही होगा आपका उत्तर, विकल्प ए। देखिए दोस्तों 9 के अपवर्त का मतलब होगा 9, 18, 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौक के 36। बस दोस्तों आपको इसका गुणा करते जाना रहेगा, बस 9 पचे 45। ठीक है, आगे अगर आपसे दोस्तों 8 का अपवर्त पूछे, ठीक है 8 का अपवर्त बताइए आप लोग। देखिए पेपर में बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि 9 का होगा। तो हम मानते हैं कि 8 का पूछ लेगा, तो आपको लिखना रहेगा 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, ऐसे करके दोस्तों आ जाएगा। अगर आपका 7 का पूछ ले, 7 का अपवर्त बताइए, तो इसको भी आप लोग आसानी से आप कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि आप लोग को हर तरह के सवाल से वाकिफ कराना, कि पेपर में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप लोग उसको आसानी से कर लें। 7 का पढ़ा पढ़िए दोस्तों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28 और आज से आपको बढ़ते रहना है। बस ये तरीका होगा आपको प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों जो विकल्प नंबर डी था इसमें भी काफी हद तक सही था, लेकिन अगर इसमें 1 ना दिया गया होता तो विकल्प डी भी सही होता। तो हमारा सही आंसर है विकल्प नंबर ए। ठीक है, हमने कितनी चीज सीख ली? 9 का निकालना सीख लिया, 8 का निकालना सीख लिया, 7 का निकालना, 6, 5, 4 सबका अब आप लोग निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो चौथा प्रश्न क्या दे रखा है आपका कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। आपको ये बताना उस व्यंजक को क्या कहा जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ये होगा आपका समापवर्तक। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए अगर आप लोग को कोई प्रश्न में डाउट तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख भी लिया करिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोग को वीडियो को रोक के स्वयं भी हल करना सीखना पड़ेगा, तब आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी
और उम्मीद रखिए दोस्तों बहुविकल्पी का कोई भी प्रश्न दोस्तों आज आपका छूटने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो पांचवा प्रश्न क्या रहा आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ये आपको बताना है। देखिए अगर इसमें प्राकृतिक संख्या पूछा होता पहली प्रश्न की बात ही, तो इसका आंसर हो जाता विकल्प नंबर बी, 2 सही होता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या में दोस्तों आपकी 0 भी आती है, तो अब आपका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, ए व 0 इसका आपका सही आंसर होगा, 0 आंसर। तो दोस्तों देखिए ये सब छोटी छोटी गलतियां आप लोग वहां कंफ्यूज होते हैं पेपर में, तो इसीलिए हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या को आप लोग ऐसे याद रखिएगा जो भगवान ने दे रखी है हमें। तो 0 तो आपके आर्यभट्ट ने खोज की थी, तो ये तो प्राकृतिक संख्या हुई नहीं। तो बात आती है अगर पूर्ण संख्या क्या है सबसे छोटी, तो इसका आंसर होगा 0। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 6 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, पूछा गया है कि 1 है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो आप लोग का आगे यूपी टेट सी टेट या कहीं पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये बताना एक भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है, कि आपको ये बताना दोस्तों एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 विकल्प हैं, ये जरूर आप लोग सोचिएगा और आप लोग जरूर इसका कमेंट में भी आंसर करिएगा कि आपने इसका सही उत्तर दिया था या नहीं। देखिए दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है इसको भी आज हम लोग जान लेंगे और अभाज्य संख्या को भी जानेंगे। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कम से कम 2 अंकों से कटनी चाहिए, या 2 जो भी समझ लीजिए आप लोग। 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 किससे किससे कटती है आपको पता है, ये 1 से भी कटती है 5 से भी कटती है, मतलब कम से कम 2। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की लिस्ट हम निकाल रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 3, 3 किससे किससे कटती है, 3 से कटती है 1 से कटती है, ये भी 2 बार कट रही है 2। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी 11, 11 किससे कटता है दोस्तों, 11 से भी 1 से भी, ये भी 2। तो मतलब हम समझ गए कि अभाज्य संख्या वही संख्या होंगी जो कम से कम 2 संख्याओं से कटे, लेकिन 2 से अधिक भी ना हो। ठीक है ना, 2 ही, मतलब 2 से ऊपर दोस्तों नहीं जानी चाहिए, नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य हो जाएगी, ये समझने है आपको। और एक बात और बता दें, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, वो होती है 2। जी हाँ दोस्तों, 2 से भी कटती है 1 से भी कटती है। काफी बच्चों ने ये गलती करते हैं, जब आप लोग देखते हैं कि यार 2 दिख रहा है यार, फिर मन में आता है 2 तो भाज्य संख्या होगी, ऐसा मन में आता है दोस्तों, लेकिन वो आपका गलत होता है। ये याद कर लीजिए जो भी समझ सकते हैं, लेकिन याद तो आपको करना ही नहीं है, हमने आपको तरीका बता दिया है खाली कि जो संख्या सिर्फ 2 बार कट रही है। ठीक है, 2 किससे किससे कटती है, एक आपकी 2 से कटेगी, एक 1 से कटेगी, बस। तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। सबसे ज्यादा आप लोग को जो एग्जामिनर फंसाते हैं ना स्कूल में, वो 2 से ही फंसाते हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हुआ था, जिसमें टीचर ने पूछा गया था, आपके ही प्राइमरी टीचर थे, कि 2 क्या है, उन्होंने गलती से बोल दिया 2 एक भाज्य संख्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहा होगा, तो काफी बेइज्जती हुई थी उनकी। तो आप लोग दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि ये छोटी मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे लाइफ में, और 2 को हमेशा भाज्य संख्या ही बोलेंगे। देखिए भाज्य संख्या कैसे होती है, जैसे 4 है आपका, 4 किससे किससे कटता है आप लोग बताइए, 4 से भी 4 कट जाता है ना। उसके बाद दोस्तों 4 किससे कटता है आपका, 2 दूनी 4, और 1 से भी कटता है, तो अब ये 3 संख्या से कट रही है, तो अब ये हो गई आपकी भाज्य संख्या। तो दोस्तों आप लोग को ये डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा आज ही, अभी तुरंत, नहीं तो दिक्कत होगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या आपको पता चल गई जो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, कितनी संख्याओं से, 3, और अधिक से अधिक चाहे 40 से कट जाए 50 से कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3 बार उसको कोई ना कोई काटने वाला आना चाहिए। जैसे 10 होगी दोस्तों, आप सोच रहे हो 10 किससे किससे कटती है, तो 10 एक 10 से कट जाएगी, एक 5 दूनी 10, और 1 से भी कटेगी, तो ये भी आपकी एक भाज्य संख्या है। तो आज आपने समझ लिया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर क्या होता है। तो आपने देखा एक है ये, ठीक है, अब 1 को किससे काटेंगे, आप सिर्फ 1 को 1 से काट सकते हैं ना, और तो कोई संख्या है नहीं, तो फिर तो एक चीज हमें समझ में आ गई, ये ना तो भाज्य संख्या है भाई, ना तो अभाज्य संख्या है। अब तीसरा विकल्प देखिए, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं वही तीसरा विकल्प में लिख रखा है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 7वां प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पेपर में, कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। पूछा नहीं गया होगा तो पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप लोग के काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा यार क्रमागत 2 है तो 0 हो सकता है, कुछ के मन में जब पक्का आ गया होगा 0। देखिए दोस्तों क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं पहले। मान लेते हैं क्रमागत मतलब लाइन से है, मान लेते हैं एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 11 होगी। अगर हम इन दोनों को अंतर करके घटा लेते हैं, 11 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ गया आपका, 1 आ गया।
ठीक है यार, तो हमें आंसर पता चल गया। इसका नंबर है विकल्प नंबर बी, ये आपका सही आंसर है 1, -1 नहीं प्लस का 1। फिर आपके मन में दोस्तों एक और आ रहा होगा, एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। देखिए ऐसे नहीं लिया जाता 10 और 11, रियलिटी ये होती है, मान लेते हैं एक संख्या x है आपकी, दूसरी संख्या क्या है x+1, तो अब दो आपकी क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x+1 में से x को घटा लेंगे, x से x घट जाएगा, बचेगा 1, तो हमारा 1 यहाँ से आता है। लेकिन हम चाहते हैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाए, क्योंकि वहां पर कोई नहीं पूछेगा, ये बहुविकल्पी का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बताना होगा इसका सही आंसर क्या है। तो सही उत्तर आपको बताने के लिए या तो आपके मन में 2 आ जाए क्रमागत, मान लेते क्रमागत 1 और 2 है, ये भी तो सीरियल से आती है, तो 2 में से 1 को घटा लीजिए, कितना बचा आपका 1 बचा। तो हमने देख लिया कि यार हर बार एक ही आ रहा है, तो आपका सही आंसर भी एक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 8वां प्रश्न क्या रहा आपका कि किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। अगर हम कोई पूर्ण संख्या लेंगे, अगर उसमें से 0 घटा देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ये सोचिए आप लोग। तो सिंपल सी बात है यार, वही संख्या मिल जाएगी, जो हम घटाएंगे वही आ जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या मतलब माने कोई संख्या मान लेते हैं 10, 10 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या मिला आपको, 10 मिल गया, वही संख्या मिली ना। अगर दोस्तों आप 9 लेते हैं, 9 में से अगर 0 घटा देते हैं, 9 माइनस 0, आपको क्या मिल गई, वही संख्या। तो इतना अच्छा अच्छा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार रहिए दोस्तों, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे पेपर में। दोस्तों तो एक बात और आप लोग के लिए जरूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी होती है 0। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी ये सवाल आ जाए पेपर में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आपको बताना होगा 0। ठीक है, JDRO याद रखिएगा दोस्तों इसको। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 9वां प्रश्न क्या पूछा गया आपका कि प्राकृतिक संख्या है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा। देखिए दोस्तों हमने आपको सिंपल से बता रखेंगे, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 नंबर से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3। देखिए और कुछ संख्या दोस्तों काफी अलग अलग तरह की होती है, परिमेय संख्या होती है, और तो काफी चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको यहाँ सवाल सिर्फ सिंपल सा पूछा गया है कि इसमें आपको प्राकृतिक संख्या बतानी है दोस्तों, तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा और होगा आंसर आपका 5। ठीक है, तो उसके और भी एक्सप्लेन करेंगे कि 2/3 को क्या बोलते हैं, ये और ये। तो आपको परिमेय संख्या बताई जाएगी, अपरिमेय संख्या बताई जाएगी दोस्तों आने वाले टाइम में। तो चलिए अभी फिलहाल प्राकृतिक संख्या पर बात कर रहे हैं और इसका आंसर होगा 5। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 10वां प्रश्न क्या पूछा गया आपका कि ऋण पूर्णांक संख्या होगी क्या है। ठीक है, इसमें तो पहला विकल्प दे रखा है दोस्तों 3/5 माइनस का, दूसरा -5, तीसरा 0 और चौथा दोस्तों अंडर रूट में -7। तो दोस्तों आपको देख के ये आंसर पता चल रहा होगा कि सिंपल सा बी विकल्प हो जाएगा -5। देखिए इसको आपको याद नहीं करना। देखिए होता है कि एक परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इन सब चीजों पर चलिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न है और आज ढेर सारे प्रश्न पढ़ने हैं। लेकिन आप लोग को सिंपल से बस ये लॉजिक समझना है कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है, या परिमेय संख्या क्या होती है, या अपरिमेय संख्या क्या होती है। कुछ अंडर रूट में लिखे जाते हैं, उसको अपरिमेय संख्या भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं, बोल कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फिर उस पर बात होगी। दोस्तों तो 11 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, पूछा गया क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा आप लोग बोल देंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो अगर आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग को अभी से तैयारी कर लेनी है, कुछ प्रश्न आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। दोस्तों तो 12 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि -1 और +1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो इसके विकल्प दिए गए 0, 1, 2 या अनंत। अनंत का मतलब इनफाइनाइट होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा वाला चिन्ह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो जिन बच्चों के मन में आ रहा होगा इसका उत्तर अनंत होगा, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, अनंत। तो दोस्तों देखिए इन सभी प्रश्नों को आपको तैयारी कैसे करनी है, कुछ प्रश्न आपको याद भी करते जाना है। जैसे सब आसान क्वेश्चन है, याद हो जाएंगे तो सही है, नहीं तो आप लोग के मन में आ जाने चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा ही कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो उनके लिए दोस्तों हम चाहते हैं कि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि अभी आपका आगे मेन टारगेट होगा यूपी टेट का और सीटेट का होगा। ठीक है, तो अभी से दोस्तों मैथ मजबूत नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। तो इसका आंसर फिलहाल अनंत है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है 16, दूसरा -16, तीसरा 16 की घात 1 या इनमें से कोई नहीं।
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग के अंदर कभी कभी होता है ना, इसको कभी आपने देखा नहीं ऐसे क्वेश्चंस को तो भूल जाते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि प्रभाव में विपरीत। तो मतलब अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये होगा आपका -8। 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, -10। तो दोस्तों यहाँ पर सेम बात की गई है कि आप बात हो रही है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा प्लस का। अगर दोस्तों बात करें -5 का योगात्मक प्रतिलोम, प्लस का 5 हो जाएगा। बस प्रभाव में विपरीत करना है दोस्तों। कभी गुणात्मक प्रतिलोम की बात आती है ना, क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए भी हो सकता है कि आगे हम सवाल भी आपको दें इसी वीडियो में, लेकिन इसको भी देख लेते हैं कि अगर दोस्तों 3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1/3। अगर दोस्तों 4 का पूछा जाए तो 1/4 हो जाएगा। ये गुणात्मक है और ये योगात्मक है। ठीक है, तो हम ये समझ गए। तो मतलब हमें समझ में आ गया, हमने यहाँ पर आप दिखा दिया आपको कि 8 का क्या हो जाएगा, -8 का प्लस का 8 होगा। और हमारे विकल्प में कहीं पर भी प्लस का 8 नहीं दिया गया है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको सही आंसर हमने बता दिया ना कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपका होगा प्लस का 8। अगर विकल्प में प्लस का 8 दिया हो तो आप उसको टिक करते, नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। तो बस सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो 14 नंबर प्रश्न हमने क्या लिया है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बोला था ना बिल्कुल वैसा ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो बताइए अब -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। बस आपको क्या लिखना है, ऐसे -16 लिखना है, बराबर में उसको पलट दीजिए, माइनस है यहाँ पर प्लस का 16 लिख दीजिए, बस ये आपको उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया होता प्लस का 15, ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता तो आगे हम प्लस मानते तो इसका उत्तर हो जाएगा -15। तो बस देखिए विकल्प पर कहीं पर भी -16 प्लस का 16 दिया गया, नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों आपको सही आंसर तो पता चल चुका है ना कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा आपका प्लस का 16। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 15 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि मिश्रित अनुपात कहते हैं, दूसरा है कि सरल अनुपात कहते हैं, तीसरा है कि समानुपात, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल पढ़ के ही आपको उसका उत्तर समझ में आ रहा होगा कि जब दो अनुपात क्या हो रहे हैं, आपके समान हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी, समानुपात। तो जो बच्चे देख रहे हो समझ रहे हो, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 16 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समानुपाती पदों में 20, 30, 60 व 90। ठीक है, मैं क्या क्या बताना आपको कि कौन सा। चलिए पहले आपको एक चीज समझा दे। इसमें जो आपका दोस्तों पहला 20 है, इसको बोलेंगे हम बाह्य पद। क्या बोलेंगे, बाह्य पद। ठीक है, और जो दोस्तों लास्ट में, इसको भी हम बोलेंगे बाह्य पद। भाई बाह्य है ना, दोनों तरफ बाहर बाहर से। अब दोस्तों जो 30 और 60, इसको बोलेंगे हम मध्य पद। क्या बोलेंगे, मध्य मद। या 2 बार लिखे या 1 बार लिखते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो पहला विकल्प दोस्तों दिया गया 20 और 60 मध्य पद है। दोस्तों देखिए 60 तो मध्य है, लेकिन 20 क्या है, बाह्य, तो ये विकल्प गलत हो गया आपका। दूसरा विकल्प दोस्तों 30 और 60 बाह्य पद है। देखिए 30 क्या है, मध्य है, 60 भी मध्य, ये भी विकल्प पूरी तरीके से गलत। तीसरा विकल्प दोस्तों 20 और 30 बाह्य पद है। देखिए दोस्तों आपके सामने 20 जो दिख रहा है ये तो बाह्य पद है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन 30 क्या है, मध्य पद है, ये भी गलत। अब चौथा विकल्प आता, बोला गया 30 और 60 मध्य पद है। तो दोस्तों जरा देखते हैं, देखिए 30 ये लिखा है ना, और 60 ये भी हमने बोला मध्य पद दोनों। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो 30 और 60 क्या है, आपके मध्य पद है। बस इतना ही आपको बताना था। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपके पेपर में कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। आपको बताना है। यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कोई बाह्य पद नहीं है, पहला विकल्प। दोस्तों बाह्य पद तो आपको दिख रहा होगा ना, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा विकल्प है दोस्तों आपका बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है, इस पर हम लोग रुकते हैं और इस पर बात करेंगे आगे। उसके बाद तीसरा विकल्प दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर है। अगर दोस्तों ये होता ना, तीसरा विकल्प सही चीज, तो ये आपका समानुपात में होता, तो ये विकल्प पूरी तरीके से गलत है, पहला गलत हो चुका है। और चौथा विकल्प दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल ये दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। ऐसे लिखा है ना दोस्तों 25, 75, ऐसे पहले लिख लेते हैं, जैसे इन्होंने पहले मान लेते कि चलिए समानुपात में है ही है, ठीक है ना, 500 और 1000।
इसने क्या बोला दोस्तों, मध्य पदों का गुणनफल कितना है, ये 75 है दोस्तों, याद रखिएगा 3750 है। तो इसका गुणा कर लेते हैं जरा, 500 गुणे 75, तो गुणा करके देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 जीरो 0 0, 50 25, ठीक है ना, फिर कट्टम 7 जीरो 0, 2 जीरो आ गए दोस्तों, और 7 बचे कितना होता है 35 35, तो 0 0 5 3 2 5 2 7 और 3 37,500। तो दोस्तों हमारा कुछ मध्य पदों का गुणनफल ये आपके सामने दिख रहा है, ये है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है पता है दोस्तों आप लोग को, देखिए हम आपको एकदम सही चीज बताते हैं। देखिए जो इसमें सही आंसर हमारा आएगा वो विकल्प नंबर बी होगा। इसमें करना ये होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होना चाहिए दोस्तों वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब हम बाह्य पदों का गुणनफल अगर निकालेंगे, 25 गुणे 1000 कर देंगे दोस्तों, और वो 75 गुणे 500 दोनों अगर बराबर आता है, ठीक है, इक्वल आता है, तो हमारा वही उत्तर होना चाहिए, मतलब समानुपात की ये कंडीशन होती है। चलिए इससे पिछले वाले सवाल में जो हमने किया था ना, अभी देखिए यहाँ पर 20 था, 30 था, 60 और 90 था। मध्य पद दोस्तों हमारे क्या थे इसमें, 30 गुणे 60 था, और दोस्तों जो हमारे बाएं पद थे पहला और लास्ट वाला, ठीक है, 20 गुणे 90। दोस्तों अगर इसका गुणा करेंगे, हम जरा करके दिखाते हैं, क्षेत्रीय का 18 होता है, यहाँ आ गया 1800, ठीक है, 9 दूनी 18। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि जो बाएं पद हो रहे हैं और जो मध्य पद हो रहे हैं उनका गुणनफल बराबर आ रहा है। तो इसमें भी यही कंडीशन हमारी सेम होनी चाहिए, मतलब बाएं पदों का जो गुणनफल होगा दोस्तों वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है, इसका ये कंडीशन प्रूफ होता है। अब जो दोस्तों बात आती है विकल्प नंबर डी की मध्य पदों का गुणनफल 3750, देखिए हमने गुणनफल किया तो 37,500 आया, लेकिन दोस्तों वहां पर हर बार क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे ये मैटर नहीं करता कि मध्य पदों का गुणनफल 3750, या आप लिख देता कि अगर 37 करोड़ लिख दे दोस्तों, ठीक है, या कुछ भी और दोस्तों जो मन करे लिख दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक सही कंडीशन देनी पड़ती है। तो हमारी सही कंडीशन ये थी कि जो हमारा बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों का गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा, इसका विकल्प नंबर बी सही है। हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि आपका एकदम जो पिछला क्वेश्चन सेम था आपका, उसमें समानुपाती पद दे रखे थे, अगर उसको हमने बाह्य पद और मध्य पद का गुणनफल किया तो दोनों हमारे क्या आए, बराबर आए। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। आपको बताना 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए कभी अगर आपको पूछा गया पेपर में कि मध्यानुपाती निकालना है तो आपको सिंपल सा एक तरीका होता है। देखिए इसको ऐसे माना जाता है, अगर a/b बराबर दे रखा है दोस्तों b/c, मतलब तो सिंपल सा मेथड बनता है b² बराबर ac। तो दोस्तों आपका दो वैल्यू दे रखी रहेंगी जो a और c ये मानी जाएंगी, ठीक है। अगर हम a को मानते दोस्तों 6 था और b को मानते दोस्तों c का मतलब 54 था, तो कितना हो गया दोस्तों 6 गुणे 54, 6 चौक 24 का 4, 6 पंजा 30, 30 2 32, मतलब दोस्तों आपका बन जाएगा यहाँ से सीधा सीधा b² बराबर 324, तो b बराबर अंडर रूट 324 करेंगे 324, ठीक है दोस्तों। तो 324 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 18, तो 18 का वर्ग 324 का वर्गमूल दोस्तों क्या हो गया आपका 18। तो थोड़ी थोड़ी चीजें दोस्तों आप लोग को याद रखनी है जिससे कि आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख लेंगे 18 आंसर। देखिए अगर कभी पेपर में और भी कोई प्रश्न पूछा जाए दोस्तों आपका, जैसे पूछ लिया जाए आपका कि एक और प्रश्न लेते हैं सिंपल सा यहाँ पर कि 8 और 18 का मध्यानुपाती आप बताइए, ठीक है। और का चिन्ह होता है दोस्तों, एंड को कैसे क्या बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग और का चिन्ह, और को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए। कभी भी मध्यानुपाती निकालना दोस्तों किसी के भी बीच का 8 और 18 के जैसे, तो सिंपल से आप लोग 8 गुणे 18 कर लेंगे, 18 8 144 होता है, जो भी आएगा दोस्तों गुणा करने पर उसका हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, बस इसका आंसर होगा 144 का अंडर रूट होता है आपका 12, तो इसका आंसर होगा 12। तो हमने एक में दो सवाल आज देख लिए एक ही क्वेश्चन में। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती दोस्तों हमारा आया था 18। हमने पूरे प्रोसेस से भी आपको करके बता दिया कि अगर आपको कभी दिक्कत हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो बच्चे बी को पढ़ लिए तो उसको सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी। तो मध्यानुपाती दोस्तों आज हमने निकालना सीख लिया है, पेपर में आपको जरूर पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो कोई भी अगर आपको डाउट्स हो संदेह हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स आपका है, जितने मन करे उतने कमेंट्स करिए दोस्तों, हम आपका आंसर जल्द से जल्द देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आज हम बिल्कुल आपको बेसिक में हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 19 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि
5:5 फिर समानुपात x:45 में x का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इससे पहले प्रश्न में हमने दोस्तों पढ़ा था कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब 5 गुणे 45 बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये दो बाह्य पद है ना, पहला 5 और 45 और बीच में 5 इंटू एक्स। तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 से कट गया, बचा यहाँ पर 45 और बराबर आ गई एक्स की वैल्यू। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन के रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो आपको देखिए 45 कहाँ लिखा है, विकल्प नंबर बी में लिखा है। बस जल्दी से इसको आप लोग टिक मार दीजिएगा और आपके 1 नंबर पूरे कंफर्म। तो आप दोस्तों, हमें नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 में से मतलब किसी बच्चे के 4 भी होंगे। डेफिनेटली दोस्तों 5 होंगे। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और बने रहिए। काफी टाइम हो गया और दोस्तों तो आप लोग थोड़ा चाय नाश्ता कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, क्योंकि लंबा समय लगता है ना दोस्तों, वीडियो बड़ी बनेगी। हम चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मटेरियल मिल जाए और आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। अब बात आ गई तृतीयानुपाती। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था मध्यानुपाती। एक चीज और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, मध्यानुपाती हमने कहाँ पढ़ा था अभी इससे पहले प्रश्न में। अगर कभी आपको मध्यानुपाती जानना हो दोस्तों, देखिए ये सब प्रोसेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक इसका सिंपल सा तरीका भी आपको हम बता देना चाहते हैं। अंडर रूट ए बी होता है इसका फॉर्मूला, ट्रिक है ये दोस्तों। अंडर रूट ए बी का मतलब दोस्तों क्या होगा, अंडर रूट ए बी का मतलब ऐसा कुछ सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, जो भी आपको लिखा हो 6 और 54 या कुछ भी दोस्तों लिखा हो, तो बस उसको सिंपल सा आप लोग लिख देंगे 6 गुणे अंडर रूट 54 अंडर रूट में, बस इसका अंडर रूट निकालेंगे आंसर आ जाएगा। ये सब आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हमने एक छोटा सा सवाल पूछा था आपसे कि 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 8 और 18 का इसका निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल था अंडर रूट में जाएंगे, 8 गुणे 18 करेंगे, 18 8 144 होता है अंडर रूट का, और 144 का दोस्तों सीधा सा आंसर 12 आ जाएगा। तो ये भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। 6 गुणे 54 होता है मतलब आपका 324, 324 का अंडर रूट होता है आपका 18, यही आपको उत्तर आया था। तो इसका एक सिंपल सा तरीका, अगर कभी मध्यानुपाती पूछा जाए तो बस जो जिस भी संख्या जिस भी अंक हो उसको अंडर रूट में लेंगे और उसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 6 और 54 का बस अंडर रूट निकालेंगे उत्तर आएगा। अब वैसे दोस्तों यहाँ पर बात हो गई तृतीय अनुपाती का। देखिए तृतीय अनुपाती निकालते कैसे हैं, पहले इसको हम आपको समझा देना चाहते हैं। जो इसका मेन फंडा होता है, लिखेंगे 16:40, फिर समानुपात का चिन्ह वैसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे दोस्तों 40:x। तो ये करने में आपको लग रहा होगा अरे यार फिर लंबा और लग रहा होगा। तो इसमें सिंपल से ये फंडा होता है, बाह्य पद का बाह्य पद से गुणा अंत मतलब मध्य पद का मध्य पद से। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स हो जाएगा दोस्तों बाह्य पद का, और 40 गुणे 40। ठीक है, इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताते हैं, तो कर लेते हैं। x बराबर 40 गुणे 40 बटे नीचे हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, 4 चौके 16, 4 दाम 40, 4 एकम 4, फिर 4 दाम 40, मतलब 10 गुणे 10 आ गए दोस्तों, x बराबर आ जाएगी वैल्यू 100। एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया। अब आपका 100 आ रहा है कि नहीं किसी विकल्प में? जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर सी है, इसमें आंसर आपका 100 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपका मेन मेथड है। पेपर में कभी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न, तो आपको ऐसे करना होगा पूरे अंक पाने के लिए। अब शॉर्टकट क्या रहेगा दोस्तों, जो भी आपका पद देखिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आप लोग को देखना रहेगा, जो भी दोस्तों जैसे 16 और 40 लिखा है, ठीक है, आपको दूसरा वाला जो पद दिखेगा उसको क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला रखेंगे बी स्क्वायर बटे ए, या मतलब क्या होगा दोस्तों, सिंपल था 40 गुणे 40 बटे 16 बस। ठीक है, ये फॉर्मूला भी रहेगा। ये आपको ये मेथड करने से आप बच सकेंगे। जैसे आपका अगर 1 नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पी में, तो ये मेथड करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में उसमें आता है अति लघु उत्तरी में, तो आपको करना पड़ेगा। हम आपको पूरी तरीके से बता देना चाहते हैं आप कब जल्दी से जल्दी आंसर पा सकते हैं, कब थोड़ा समय लगेगा। ठीक है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो ये तरीका अपनाइए सीधे उत्तर पाने के लिए, या तो दोस्तों ये पूरा मेथड अपनाइए अच्छे अंक पाने के लिए। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस होगी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न आपका क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। आपको ये बताना सजाती है कि विजाती है, या इनमें से कोई नहीं है, या तो ज्ञात भी नहीं किया जा सकता, क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्रश्न में क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, ये तो सबको दिख गया होगा। उसके बाद दोस्तों कहेंगे इसमें नया क्या है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ फिर से ध्यान देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2y, मतलब 2 अलग अलग है, एक तरफ x है एक तरफ y, तो मतलब ये सजाती तो होगा नहीं, तो बचेगा दोस्तों दूसरा विकल्प विजाती है। इसका आंसर होगा विजाती है। अभी दोस्तों आपके लिए सजाती का भी हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, तो परेशान मत होइए। आप देखिए आज का अगला प्रश्न
दोस्तों तो 22 नंबर प्रश्न आ गया आपके लिए कि 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है आपको बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर भी y दिख रहा है और यहाँ पर भी y दिख रहा है, या तो दोस्तों दोनों तरफ x दिखना चाहिए। तो बस सिंपल सा है, इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि अब ये सजाती होगा। अगर दोस्तों इसमें एक तरफ x हो जाता एक तरफ y होता तो फिर से ये विजाती बन जाता, लेकिन हमने कहा इस बार आपको सजाती का भी एग्जाम्पल मिलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सजाती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 23 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समीकरण में पक्ष होते हैं। बस सिंपल से आपको बता देना, इसमें समीकरण में 2 पक्ष होते हैं और इसमें आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। समीकरण दोस्तों कैसे होता है, x² प्लस 2x बराबर 0 लिख देते हैं दोस्तों, तो ये भी आपका एक समीकरण बन जाता है। तो इसमें 2 पक्ष हो गए ना, एक पक्ष ये वाला हो गया LHS वो बोल सकते हैं दोस्तों, या आपका बायां पक्ष एक तरफ हो गया दोस्तों RHS, ठीक है। फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है या नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको बस समझाने के लिए। समीकरण में आपके 2 पक्ष होते हैं, बस आपको इतना जानना जरूरी है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 24 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका द्विघात है कि सरल समीकरण है दोस्तों, की n घात समीकरण है या v घात समीकरण है। दोस्तों तो बस आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, यहाँ पर कितनी घातें आ रही हैं सबसे ज्यादा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि यार यहाँ पर तो 2 घातें आ रही हैं, तो बस इसका विकल्प हम क्या द्विघात समीकरण टिक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों द्विघात समीकरण, ठीक है ना। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 25 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ समानता नजर आ रही होगी, तो इसमें भी दोस्तों कुछ आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, तो बस आपको यहाँ पर बताना कैसा समीकरण है। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर क्यूब आ रहा है, मतलब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले x की घात 3 होने वाली है। तो आपको दोस्तों ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि x प्लस a का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, x प्लस a का होल क्यूब, ठीक है। या तो ऐसे ना पढ़ा हो दोस्तों तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो बस वही रखना है। तो मतलब इसमें एक घात ऐसी आएगी जो 3 घात की होगी, मतलब ठीक है। तो पहला हमारा x की घात 3 देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आगे हम खोलेंगे। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस हमें ये बताना कि ये कैसा समीकरण है, 2 घातों वाला है कि 3 घातों वाला है कि n घातों वाला है। तो बस हमको पता है दोस्तों कि ये 3 घातों वाला समीकरण बनेगा, तो इसका आंसर होगा त्रिघात समीकरण। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे और सही बोल देंगे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 26 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि ax प्लस bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड है। तो दोस्तों देखिए गुणनखंड में काफी बच्चों की गलती होती है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है यहाँ से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा आपका ax, ax लिखा है ना दोस्तों, फिर क्या लिखा आपका bx, फिर दोस्तों माइनस ay और माइनस का by, ay माइनस का by, इसके गुणनखंड है। बस आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए दोस्तों x और x है ना, यहाँ पर हम लोग x को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बीच में क्या बचेगा a प्लस b, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर हम लोग y को कॉमन लेंगे। देखिए एक क्या और है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे, तो माइनस को y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, ब्रैकेट में a बचा और b बचा। यहाँ दोस्तों माइनस कॉमन लिए थे इसलिए अंदर ब्रैकेट के हो गया प्लस। तो दोस्तों ये देखिए a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, दोनों में a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, a प्लस बी को कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, और तो बचेगा आपका क्या बचेगा, x माइनस वाई। बस दोस्तों अब आप आंसर देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा लिखा है। इस विकल्प में देखिए सी विकल्प देखिए दोस्तों, जरा ऐसे ही कुछ लिखा है ना, a प्लस बी और x माइनस वाई, तो बस यही आपका सही उत्तर हो जाएगा और आपको 1 अंक दे के जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसी तैयारी करते रहेंगे प्रश्नों की तो बहुत ही आसानी के साथ अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या दे रखा है कि x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। देखिए फिर से हमने गुणनखंड का एक सवाल और लिया है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न है x² माइनस का 8x प्लस का 7। दोस्तों देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला और सबसे लास्ट को गुणा करते हैं। यहाँ इसका दोस्तों गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 मानेंगे, तो 7 गुणे 1 करेंगे दोस्तों कितना आता है, 7 आता है। और बीच वाली संख्या को यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली जो संख्या दी होती है यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ के लाएंगे, अगर यहाँ घटाने का चिन्ह है माइनस का तो घटा के लाएंगे। तो 7 एकम 7 और 7 में 1 जोड़ते हैं दोस्तों, बनता है हमारा 8।
तो ये होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, मतलब आप जब कर रहे हैं तो आपके मन में दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। अगर इसमें कोई और दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा, आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी। एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों, 7 और 1 का गुणा किया था ना, तो एक बार मानेंगे 7x, फिर माइनस का x मानेंगे, प्लस का 7। तो दोस्तों देखिए माइनस तो नहीं, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह था तो सबको वो माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा, x माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। तो बस हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए x माइनस 7 है, यहाँ पर भी x माइनस 7 है, दोनों में x माइनस 7 है। तो x माइनस 7 को हम लोग चलिए कॉमन ले लेते हैं और बचेगा कितना दोस्तों आपके लिए, x माइनस 1। बस अब देखते हैं कहाँ पर ऐसा विकल्प दे रखा है जहाँ पर माइनस, दोनों माइनस में है दोस्तों, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी जरा देखिए दोस्तों आप लोग, x माइनस 1 भी दे रखा है और x माइनस 7 भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो यही हो जाएगा। तो चलिए सही है, सही आंसर हमने लिया है बहुत ही आसानी के साथ। तो बस इन तरीकों से दोस्तों आप लोग करेंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको गुणनखंड करने में अभी भी कोई दिक्कत लग रही है कि अगर आप इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उस पर भी हम आपको समझा सकते हैं। हाँ, और जिन बच्चे दोस्तों चाहते हैं कि हमसे पर्सनल कोचिंग लेने की, तो दोस्तों हमारा बैच चलने वाला है दोस्तों जल्द से जल्द, लेकिन मतलब 10-10 बच्चों के दोस्तों बैचेस चलेंगे, ठीक है। तो एक बैच में दोस्तों सिर्फ 10 बच्चे होंगे और उनकी फीस होगी लगभग 1000 रुपए पर बच्चा। तो दोस्तों देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग यूट्यूब का माध्यम लीजिए, इससे पढ़ते रहिए। लेकिन जिन बच्चों के पास पैसे होते हैं और वो कहीं नहीं जा पाते, तो वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके 10 दोस्त हैं एक साथ तैयार हैं, तो आप लोग दोस्तों 10 बच्चे एक साथ हमें जुड़ सकता है। लेकिन दोस्तों फीस थोड़ी महंगी है, मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम के पैसे होते हैं दोस्तों। तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग दोस्तों पढ़ने की, नहीं तो यूट्यूब तो है ही है, आप लोग यहाँ पर हमसे बने रहिए और आप लोग फ्री में पढ़ते रहिए। और जो बच्चे चाहते हैं ज़्यादा पढ़ना और जिनके पास पैसे हैं और जो हमसे बात करना चाहते हैं, तो वो 1000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर या पेटीएम नंबर, आप इस पे पैसे भेज सकते हैं 8738079216। तो दोस्तों ये काफ़ी महंगा होगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यूपी टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है और सी टेट भी देना है दोस्तों। तो आप लोग की हर तरह से तैयारी हम लोग कराएंगे, लेकिन सिर्फ 10 बच्चों के लिए दोस्तों ये है, ठीक है ना। आप लोग अपना 10-10 बच्चों का ग्रुप बना के एक साथ, लेकिन 10 बच्चों की फीस थोड़ी सी महंगी लग रही है दोस्तों, क्योंकि एक बच्चे का 1000, तो मतलब 10 बच्चे का 10,000 रुपए। महंगा तो है दोस्तों, लेकिन आपको फायदा भी अच्छा मिलेगा। जिन बच्चों की मैथ में बैक आती है, तो बैक आनी फिलहाल खत्म हो जाएगी, तो कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर जिन बच्चों को पढ़ना है वो ये कर सकता है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर बीटीसी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, फिलहाल उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है कि 6x² माइनस x माइनस 15 के गुणनखंड होंगे। तो इसको भी सिंपल हमने वही तरीका बताया आपको, कैसे बताया था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ही लिख लेते हैं दोस्तों, क्या हमारा 6x² माइनस का x है माइनस का 15, ठीक है। इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो पहला और लास्ट का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। 15 छक्का 90 होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। तो हमें ऐसा गुणा करना है। एक चीज और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है ना दोस्तों, इससे पहले में हमने बात की थी वहां पर प्लस का चिन्ह था, तो कोई संख्या जोड़कर आती है। अगर घटाने का चिन्ह है तो यहाँ पर घटा के लाएंगे। अगर दोस्तों इसका फैक्टर या गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो हमारे पास श्रीधराचार्य का भी एक ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों क्या आपके मन में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, किससे गुणा करना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में आ गया होगा कि यार 10 और गुणे 9 करते हैं तो 10 9 90 होता है। जी हाँ दोस्तों, 10 गुणे 9 तो 90 होता है, और 10 में से 9 घटाने पर दोस्तों 1 बचता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए x है ना, इसका गुणांक क्या है दोस्तों, ये कोफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पर है माइनस का 1, ठीक है, या प्लस का 1 लिखिए, जो भी लिखना है, क्योंकि माइनस तो अलग है। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो हमारा मेन टारगेट क्या है दोस्तों, x के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, गुणा में 1 लिखा है ना, बस इतना हमको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 10 गुणे 9 कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है आधा। तो बस इतनी जीत आपको पानी रहती है दोस्तों किसी भी प्रश्न में। 6x² हो जाएगा, फिर माइनस क्या था हमारा 10x, और दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, प्लस का होगा आपका 9x, ठीक है, माइनस 15,
आपको ध्यान क्या देना था दोस्तों, देखिए यहाँ 10x और यहाँ पर 9x दोनों को माइनस माइनस मत लिख लीजिएगा, क्योंकि घटाने पर हमें माइनस एक्स ही चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 10 में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स, तो ये वही पुरानी संख्या वापस आ जाएगी। तो इन छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 6x² माइनस 10x, चलिए अब तो डायरेक्ट करते हैं, आप करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये x है, यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन हो चुका है। अब दोस्तों दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस 5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, प्लस है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस का 5। ठीक है, इसको अलग करते हैं, ये अलग है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3x माइनस 5 कॉमन लेंगे दोनों पक्षों से, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x प्लस 3। बस हो गया आपका उत्तर, इतना छोटा सा था। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर, 3x माइनस 5 वाला। हाँ हाँ, ये वाला विकल्प सही है। और दोस्तों क्या दे रखा है, 2x प्लस 3। जी हाँ दोस्तों, ये भी दे रखा है। तो बस विकल्प नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही होगा। इसको आप लोग टिक करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, डी विकल्प सही है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक बात और दोस्तों, आपको थोड़ा लेवल अप कराना है हमें, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसमें देखिए पहले 6x² माइनस x माइनस 15 ये दे रखा था ना। अगर आपको कोई तरीका ना सूझ रहा हो तो आपके पास एक श्रीधराचार्य का फार्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो आपने नाम तो सुना ही होगा इनका, जी हाँ डेफिनेटली सुना होगा। इनका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 इंटू ए। आप कह रहे होंगे सर कहाँ इतना कठिन फार्मूला बताने जा रहे हैं, याद भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ सवाल आते हैं जहाँ से ये सॉल्व नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हर तरीके आने चाहिए। यहाँ पर b के साथ दोस्तों क्या पर है, यहाँ पर -1 है, तो -1 होगा तो दोस्तों यहाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस दे रखा है। चलिए पूरा वैसे लिख लेते हैं, -1 है, यहाँ पर हमें माइनस में फॉर्मूले में भी दे रखा है, फिर प्लस माइनस b की जगह दोस्तों रखेंगे -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। 4 ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए ये दे रखा है आपका, ए ये है, ये आपका सी दे रखा है, और ये बीच में दोस्तों यहाँ पर 1 मान लेते तो यहाँ आपका बी आ जाएगा। ए की जगह दोस्तों रखेंगे 6 रखेंगे गुणे 6, और सी की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, माइनस का 15। ठीक है, ये पूरा आपका अंडर रूट में बटे में 2 इंटू ए की जगह दोस्तों 6 है ना, 2 इंटू 6 सॉल्व कर लेते दोस्तों। ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का माइनस अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर की जगह प्लस का 1 हो जाएगा, और देखिए दोस्तों ये माइनस का है और ये माइनस का, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौक 60 और 60 गुणे 6 360 प्लस 360 बटे 12। अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट का कितना हो जाएगा दोस्तों, 361 अंडर रूट में बटे में 12। देखिए दोस्तों अंडर रूट 361 किसका वर्गमूल होता है, ये 19 का होता है, तो 1 प्लस माइनस 19 बटे 12। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है, जैसे चाहे वैसे। तो 1 प्लस 19 बटे 12 कर लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 बटे 12। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 × 12 4 × 5 20। तो दोस्तों हमारी एक संख्या आती है 5/3 आती है एक्स की वैल्यू। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर माइनस लेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना होगा धनात्मक, एक बार आपको लेना होगा ऋणात्मक। तो 1 माइनस 19 बटे 12, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा -18 बटे 12, तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18। दोस्तों यहाँ बचा आपका -3/2। तो दोस्तों हमने दो संख्या निकाली। एक चीज यहाँ पर देखिए, जो हमारा आंसर आया था, यहाँ से अगर दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -3/2, और दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ +5 उधर जाएगा और बचेगा 3, 5/3 और -3/2, और यहाँ से भी दोस्तों हमने यही वैल्यू निकाल ली। ठीक है, -3/2 एक आई और एक आई आपकी 5/3। दोस्तों यही सब तरीके होते हैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको आएंगे। हम चाहते हैं आपको एक अच्छे लेवल से आप लोग तैयारी करिए। वीडियो भले ही लंबी होती जाए दोस्तों, लेकिन आज वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, जब तक आपको टाइम मिले। सेव कर लीजिएगा, कल देखिएगा, परसों देखिएगा, लेकिन आपको अच्छे अंक लाने तो दोस्तों वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 29 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
जोड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको इसमें विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। जो 4 विकल्प दिए हैं इसको एक बार रखकर ट्राई करना होगा, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। 8x² को इसमें रख कर देखते हैं क्या पूर्ण वर्ग बनेगा जोड़ के। ठीक है, तो 8x² प्लस का 1 माइनस 8x। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, ये तो पूरा आपका देखिए प्रश्न में दे रखा है 1 माइनस 8x, और यहाँ पर हमने खाली 8x² को जोड़ा है। तो अब गुणा करके देखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों ज्यादा सही रहेगा, 8x² माइनस का 8x प्लस का 1। ठीक है, अब 8 कम 8 करेंगे तो एक बार जाता है पहाड़ा, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर जोड़ कर लाना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया। मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे 15 में क्या जोड़े तो पूर्ण वर्ग बनेगा, बोलेंगे एक जोड़ देते 16 हो गया, तो 4 का स्क्वायर बनता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, 4 चौक 16। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या एक जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा, ये देखते हैं। तो आप लोग को देख के ही लग रहा होगा एक जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखते हैं 16x² को लेकर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 16x² को लेते हैं, क्वेश्चन में था 1 माइनस 8x। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न ना। देखिए 1 माइनस 8x यहाँ पर लिख दिया, और 16x² विकल्प से लिया हमने, इस विकल्प में लिखा है। अब क्या करेंगे, 16x² ऐसे लिख लेते हैं, 8x को पहले लाते हैं और प्लस का 1 करते हैं, गुणा करते हैं 16 एकम 16। जी हाँ दोस्तों, गुणा तो हो रहा है। अब देखते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने बोला यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ के 4 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, और बीच में सेटिस्फाइड हो रही वैल्यू। कुछ नहीं करना है, 16x² ऐसे लिखिए। ठीक है, माइनस 4x प्लस का 1। दोस्तों देखते पूर्ण वर्ग बनता है या नहीं। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 4x माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये पूरा कॉमन लिया, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेम चीज लिखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों हमें ये होल स्क्वायर लाना, तो यही हमें सिद्ध करता है कि ये पूर्ण वर्ग होती है संख्या। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो भी आप लोग यहाँ तक कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमने चाहा कि आपको एक एक स्टेप बताना चाहिए, वो ज्यादा सही होगा। यहाँ पर क्या कर सकते थे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये देख के लग रहा था, कौन सी पेन लेते, यही, इसको आप ऐसे दोस्तों लिख सकते थे ना, 4x का होल स्क्वायर ऐसे, और बीच में दोस्तों ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 इंटू x प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने कहा आपको एक एक स्टेप बताना जरूरी है, कि आपको पेपर में कोई भी कैसा भी प्रश्न मिले, आप लोग डरिएगा मत, करके रहिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता आपको कोई समस्या आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा दोस्तों। तो फिलहाल इसका विकल्प नंबर सी सही है, तो 16x² इसका आंसर होगा। अब डी की जरूरत नहीं चेक करने के लिए, हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड होंगे या है। ठीक है, तो बस चलिए इसमें भी सिंपल सा तरीका है। गुणनखंड आज हमको लग रहा है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज के बाद दोस्तों आप लोग कभी गुणनखंड के टॉपिक नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने सवाल आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, पहले और लास्ट का गुणा करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। 5 एकम 5 मतलब 1 गुणे 5 ही हमारा आया 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें दोस्तों ये वाला चिन्ह दोस्तों, इससे पहले वाले सवाल में देखिए प्लस का था तो जोड़ के लाए, यहाँ पर माइनस है तो घटा के लाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4। तो दोस्तों ये वैल्यू आती है बीच की। बस हो गया सवाल। अब x² लिखेंगे दोस्तों माइनस 5x प्लस का x लिखेंगे। देखिए दोस्तों 5 में से 1 x घटेगा, बचेगा 4x, तो ये बीच वाली संख्या आ जाती है बस। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचा, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे दोस्तों, x माइनस 5। अब दोस्तों देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी। तो अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सिंपल लिखेंगे x माइनस 5, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो दोस्तों ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं कौन से विकल्प में ऐसा कुछ दिया है। तो x प्लस 1 पहले दोस्तों देखिए पहले विकल्प में दिया गया, और x माइनस 5 भी दे रखा है, तो इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी को टिक मारेंगे और आप लोग अपने पूरे अंक यहाँ से लेकर जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखना है हमें। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है आपका, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको सही टिक मारेंगे, विकल्प नंबर 1 सही है और बाकी को देखेंगे भी नहीं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 32 नंबर प्रश्न क्या दिया है आपका कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए मान लेते हैं अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं a बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, उसको आपको खाली बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है √3 √3 है दोस्तों, ठीक है, बटे 4 इंटू होता है दोस्तों आपका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो सही से लिख लेते हैं। तो चलिए √3/4 और दोस्तों में दे रखी है कि इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 बार 10 आ जाएगा ना, 10 गुणे 10। तो काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 गुणे 5 दोस्तों होता है 25 और 25 √3, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज और देखेंगे, तो ये दे रखा दोस्तों आपका जो भुजा की लंबाई थी वो सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर जो आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, या तो वर्ग सेंटीमीटर, जैसे चाहे वैसे दोस्तों लिख सकते हैं। ये इकाई लिखना बहुत जरूरी होता है पेपर में। देखिए बहुविकल्पित यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इकाई लिखेंगे, नहीं तो आधा नंबर आपका कटेगा। तो आपका विकल्प नंबर बी सही था, इसमें आसान था क्वेश्चन था। बस आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 33 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो बस वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आप लोग का πr², और इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप लोग का वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर पूछा जाए पेपर में तो क्या होता है आप लोग का πr²। देखिए व्यास बटे 2 क्या होता है, अगर कभी आपको दोस्तों त्रिज्या निकालनी हो तो r बराबर होता है d/2, या तो d बराबर दोस्तों लिखते हैं 2 × r। r से दोस्तों होता है रेडियस जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और दोस्तों d से होता है डायमीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो पहला विकल्प दे रखा था। और जो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों वो होती है 2πr, तो ये होती है आपकी परिधि। तो हमें ये पता चल गया त्रिज्या व्यास कैसे निकालते हैं, परिधि होती है और इसका क्षेत्रफल πr²। तो आपको काफी चीजें पता चल गई। और तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सही क्या है, विकल्प नंबर सी ही आपका सही आंसर है, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 34 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 एवं आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों एक वृत्ताकार क्या है, एक ऐसे एक वृत्त बना है, ठीक है, वृत्ताकार बाह्य 2 वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। तो ये दिया गया है दोस्तों कि जो बाह्य त्रिज्या है वो आपकी r1 है, तो मान लेते हैं एक मध्य बिंदु है। तो दोस्तों लास्ट तक की जो इसकी त्रिज्या दे रखी है r1 है बड़े वाले वृत्त की, और जो छोटा वाला दोस्तों वृत्त है आपका ये, इसको बोला गया r2 है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों हमें जो क्षेत्रफल बताना है ना, किसका बताना है, वृत्ताकार मैदान। तो दोस्तों ये वृत्ताकार मैदान हो गया, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो बस सिंपल है करने का तरीका। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है, तो बाहरी वृत्त का जो 200 क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका πr1², जो आंतरिक वृत्त होगा दोस्तों उसका होगा जो अंदर वाले वृत्त होगा, ठीक है, छोटे वाले का πr2²। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, बस इसको सिंपली घटा लेंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, घटाना है। तो घटाना तो सबको आता होगा दोस्तों, तो घटा लेते हैं, πr1² माइनस πr2²। मतलब हमने क्या किया, बड़े वाले वृत्त में से ये जो दोस्तों देखिए बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का जो जा रहा है r1, बड़ा वृत्त से छोटा वृत्त घटा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, r1² माइनस r2²। तो बस यही था दोस्तों, इतना ही करना था और कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यही आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, πr1² माइनस r2²। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या लगे तो आप पूछ सकते हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा करने का तरीका, πr1² माइनस πr2 यहाँ तक आ गया। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे सवाल किए जाते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 35 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा।
हमने दोस्तों बताया कि आपको वृत्ताकार की बात आएगी तो आप लोग को बस एक चीज याद रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर, तो मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर। तो पाई की वैल्यू दोस्तों कितने होते हैं, पाई का मान होता है 22/7 गुणे 7 ठीक है, एक साथ कट गया, 7 गुणे 22 करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14, 14 और एक हासिल आया 15, मतलब 154 मीटर स्क्वायर। दोस्तों विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, आपको इसी को टिक करना है और आप लोग पूरे अंक अर्जित करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आप लोग को कभी कभी भूल जाते हैं। तो देखिए आज आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, लग रहा होगा यार कितना आसान होता है पेपर में करना, लेकिन जो पेपर देता है दोस्तों उसका हाल वही जानता है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग की मेहनत की। तो चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों तो 36 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि घन के आयतन का सूत्र होता है, आपको ये बताना है। तो बस घन का आयतन मतलब देखते ही सिंपल से सबके मन में आ गया होगा आंसर इसका, ए क्यूब। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही आंसर आया तो आप बिल्कुल सही थे, ए क्यूब इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 37 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, आपके पास 4 विकल्प हैं, क्या न्यून कोण होता है कि समकोण, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयत कैसा होता है इसको भी बना के हम लोग आपको दिखा देते हैं। पहले दोस्तों अगर आयत ऐसे बनता है तो चलिए और अच्छे से आप लोग को बता देते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि और अच्छे क्वालिटी में चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए क्वालिटी, अगर आयत ऐसे दोस्तों देखा जाए तो ये कोण आपको कितना लग रहा है, प्रत्येक कोण सिंपल से आपके मन में आ रहा होगा कि यार समकोण है, 90 अंश दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही प्रत्येक कोण होता है समकोण। तो विकल्प नंबर बी को आपको टिक करना है, ये आपका सही उत्तर है। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 38 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि वर्ग 10 और 20 की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा होगा और आप लोग के मन में आ चुका होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, या 20 बोले तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 20। ठीक है, कितना होगा आपका 20। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। 39 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न ये रहा कि वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह होगा। 30 और 40 दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 30 70 होगा, मध्य बिंदु 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 35। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे भी किया जा सकता है शॉर्टकट तरीके से। क्या किया हमने दोस्तों, 30 और प्लस को 40 को जोड़ लिया, 30 और 40 कितना हो गया दोस्तों 70, मध्य बिंदु की बात हुई तो 70/2 कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारा 35। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 40 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 8 + 8 ऑफ 8/8 माइनस 34/5 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी बोर्ड माउस को आपको अप्लाई करना होगा, BODMAS। देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन जब ऐसे सॉल्व करें तो आप लोग को एक भी स्टेप गलत हुआ तो आप लोग समझ लीजिए नंबर गया आपका। अगर आपका दोस्तों यहाँ बहुविकल्पी तो चलिए ठीक है, स्टेप वाइज नंबर तो नहीं मिलेंगे। अगर 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा 8 + 8, ठीक है, फिर लिखा OF ऑफ, फिर 8/8 माइनस 34/5। कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे OF को। जी हाँ दोस्तों, भाग करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, या तो का लिखा हो सकता है हिंदी में, तो ये लिखेंगे 8 + 8, यहाँ गुणे हो जाएगा दोस्तों 8, फिर भागे 8, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस 34/5। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 8 गुणे 8 88 क्या होता है 64 होता है, तो 8 + 64, फिर भाग में 8 का 8 रहेगा माइनस 34/5। देखिए अगर आप लोग स्टेप वाइज एकदम समझ गए तो आप लोग कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 + 64/8 कर सकते हैं दोस्तों, या भाग दे दीजिए डायरेक्ट आप, माइनस 34/5। ठीक है दोस्तों, 8 एकम 8 88 64, ये आ गया दोस्तों। आ गया आपका अगला स्टेप 8 + 8 माइनस 34/5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए बोर्ड माउस में यहाँ क्या आता लिखा आता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है। तो 8 + 8 16 माइनस 34/5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे एक, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 5 लिए तो 8 16 50 80 होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस 34। घटा लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा आपका 7 में से 3 गया 4, 46/5। तो दोस्तों आपका उत्तर आ गया 46/5। देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए देखिए 46/5, तो यही सही आंसर है इसका। तो दोस्तों आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा।
तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, वर्ग अंतराल के या वर्ग चिन्ह के या वर्ग की बारंबारता के या वर्ग की संचयी बारंबारता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये सोच के बताना है। तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि वर्ग की बारंबारता के होगा तो वो बिल्कुल सही सोचे हैं। तो इसका सही विकल्प दोस्तों होगा विकल्प नंबर सी, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल दोस्तों जो समानुपाती होगा वो आपके होगा वर्ग की बारंबारता के। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 42 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्न फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला विकल्प दोस्तों आपका तोरण, फिर है आपका दूसरा विकल्प आयत चित्र, तीसरा है बारंबारता बहुभुज और चौथा विकल्प है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या सोचा दोस्तों, तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि इसका आंसर होगा तोरण तो वो बच्चे बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तोरण। ठीक है, विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 43 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम आपको सीधे देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अध्यारोपण। तो जिन बच्चों ने ये सोचा होगा कि अध्यारोपण कहते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल सही है। आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 44 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि सर्वांग समता में होता है क्या क्या होता है। पहला विकल्प समान बनावट होती है, दूसरा विकल्प समान आकार, तीसरा समान क्षेत्रफल और चौथा विकल्प दोस्तों ये सभी। जी हाँ दोस्तों, सर्वांग समता में ये सभी चीजें होना जरूरी है, समान बनावट, आकार और क्षेत्रफल। तो आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये टिक करना होगा कि ये सभी होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 45 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो क्या होता है, समान संगत कोण होता है कि समान भुजाएं होती है कि समान क्षेत्रफल होता है कि ये सभी होती हैं। तो आपको ये बताना दोस्तों सर्वांग समता समान में समान त्रिभुजों में क्या क्या होता है। तो आपको सिंपल से ये बोलेंगे ये सभी होना चाहिए। समान संगत कोण भी होंगे दोस्तों, समान भुजाएं भी होंगी, समान क्षेत्रफल। इससे पहला वाला सवाल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 46 नंबर प्रश्न ये रहा कि सर्वांग समता की शर्तें होती हैं। पहला है SAS, ट्रिपल एस, डबल AS और ये सभी। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पर S और A क्या है। देखिए दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा ना हिंदी में से, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या तो तीनों कोण बराबर हो जाने चाहिए, या तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, दो कोण एक भुजा, या कुछ ना कुछ दोस्तों एंगल बराबर होनी चाहिए। सर्वांग समता की ये शर्तें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा है, पहला लिखा है भुजा कोण भुजा, तीनों भुजाएं, दो कोण एक भुजा और चौथा विकल्प दोस्तों ये सभी। तो आप लोग के मन में आ गया होगा यार यही आंसर, तो ऐसे लिख दिया इसलिए हम समझ नहीं पाए। इसका सही आंसर होगा ये सभी। तो दोस्तों आप लोग वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने आपको एक ऐसा सवाल दिया कि यहाँ SAS, डबल S ये सब क्या दे रखा है, आपके समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 47 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। तो चार विकल्प है दोस्तों इसके, सर्वांगसम, अध्यारोपण, समरूप या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें सही उत्तर देना है। क्या प्रश्न में पूछा गया था, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। बस समझ गए, संगत भुजाएं या जो भी है, बस इसका सही आंसर होगा आपका समरूप। इस बार सर्वांगसम नहीं है, यही आपको याद रखना था। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। देखिए आप लोग हर प्रश्न को अच्छे से लिखकर याद करके समझ सकते हैं। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 48 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि √2, √4 और दशमलव में 4 और दशमलव 2 अंडर रूट में परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या वही संख्या होती है दोस्तों जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए √4 है, तो अगर दोस्तों √4 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे एक तो लिख सकते हैं ना, तो ये देखिए P/Q के फॉर्म में हो गया। तो इसका सही आंसर आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, √4। और भी हम आपको करके दिखा रहे हैं, हम जा नहीं रहे, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि √2 दोस्तों इसको तो बार हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों बात आती है कुछ बच्चों के मन में होगा कि यार 0.4 भी तो हो सकता है अंडर रूट में। देखिए दोस्तों इसको जब हल करेंगे आप लोग 0.4 के दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में ही रहेगा। तो दोस्तों ये होगा क्यों, क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट में 1/10 रह जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए आपका ये आंसर गलत होता है। तो सिर्फ एक विकल्प सही होगा, जो होगा विकल्प नंबर ए, √4। ये एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 49 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 33.328 मतलब 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। देखिए कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए, जैसे ये लिखा 33.328 में, इसमें पूछा गया 2 का स्थानीय मान क्या होगा। जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए दोस्तों, उसके नीचे एक डंडी खींचेगा आप लोग, वहां पर 2 लिख दीजिएगा, और जो संख्या ना दिख रही हो वहां पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं, 0 ये दशमलव लगा देंगे। बस आपका ये उत्तर हो गया दोस्तों। जी हाँ, इतना आसान होता है करना। ये विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर आपको दिख रहा है। अगर दोस्तों देखिए एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखते दोस्तों 34, अगर इसमें पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बस आप लोग एक डंडी खींचेंगे 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के नीचे डंडी खींचिए, 3 लिखिए और जो संख्या बच रही है वहां 0 लगा दीजिए। बस आप डंडी खींचने वाला क्रम करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। जैसे लिखा है 1 2 4 6 4 7 2 9, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा है 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 के नीचे आप सिंपल डंडी खींचेंगे और जितनी बार ये संख्या आ रही है उतनी बार 0 लिख देंगे। 3 बार यहाँ आ रही है, 3 यहाँ और 1 यहाँ। बस ये सिंपल सा आसान सा तरीका होता है दोस्तों। स्थानीय मान डंडी खींच के करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो आप लोग 10 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो आप लोग परेशान होंगे। ये तरीका अपनाइए, अच्छे अंक ला पाएंगे और जल्दी से काम हो जाएगा आपका। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न और 50 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों तो 50वां नंबर प्रश्न क्या रहा है, 50 नंबर कि 2 की पावर x + 1 = 16, तो x का मान होगा, आपको ये बताना है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 की पावर x + 1 = 16। तो दोस्तों सभी बच्चों को पहले बधाई हो, आज हम लोग 50वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों सच बता रहे हैं, लिख के ले लीजिए अगर आपका बहुविकल्पी एक भी गलत हो जाए तो। लेकिन इतने तरह के सवालों का आपका अभ्यास होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद और बातें होंगी। 16 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो अगर आपको ना पता हो करना तो इसको सिंपल आप लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, गुणनखंड। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया दोस्तों, गिनिए, 2 3 4, तो टोटल 2 की पावर आई 4, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे 2 की पावर 4 या 2 की घात 4। तो दोस्तों इसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे, पहला और ये वाला। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 की पावर x + 1 = 2 की घात 4। दोस्तों देखिए दोनों में क्या, ये 2 2 बराबर है ना, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम का नहीं है। तो सिंपल तो ऐसे लिखेंगे x + 1 = आपका 4। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर निकाल लेंगे 4 - 1, यह आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा 3। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ऐसे प्रश्नों की अभ्यास और तैयारी होनी चाहिए। देखिए हम एक और हमने दोस्तों आप लोग को पहले बताया था, अगर वीडियो में देखा हो, कि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादा बच्चे तो हम नहीं जुड़ सकते, सिर्फ 10 ही बच्चे जुड़ सकते हैं। तो वो 10 स्टूडेंट्स की दोस्तों फीस भी काफी महंगी थी, हमने पहले दोस्तों आपको बताया है। अगर आप दे सकते हैं दोस्तों तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग को फ्री में भी वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन कुछ बच्चे चाहते होंगे कि वो हमसे जुड़े, और जो बच्चे पैसे वाले हैं, अमीर है, वो हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस हैं। तो उसकी फीस हमने आपको दोस्तों बताई थी 1000 रुपये पर मंथ पड़ेगी। तो दोस्तों 1000 रुपये काफी ज्यादा होते हैं। जो बच्चे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं 1000 रुपये, और जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए आगे यूपी टेट सी टेट में अच्छा हो, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो 1000 कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है दोस्तों। हमें पता है कि 1000 रुपये की वैल्यू क्या होती है। तो जो बच्चे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो 1000 रुपये सबमिट हमारे पास कर सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, 8738079216। या तो आप लोग पेटीएम या आप लोग बैंक से ट्रांसफर करना वो भी बता सकते हैं। तो चलिए वो सब तो होती रहेगी बातें पैसे वैसे की। तो अब आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की दोस्तों आज कमी नहीं होने वाली। दोस्तों तो 51 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 10 + 10 × 10 / 10 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें बॉड मॉस रूल को अप्लाई करना होगा। ये बॉड मॉस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन है सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रैकेट खोलना होगा, आप मतलब का वाला रहता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा और घटाना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्या होगा इसमें। तो हमें लिखा है प्रश्न में 10 + 10 × 10 और भाग का 10।
दोस्तों देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर डिवाइड आ रहा है ना, भाग वाला चिन्ह यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो भाग को क्या करेंगे 1/10 कर देंगे यहाँ पर। तो एक एक स्टेप दोस्तों आज हम करके आपको दिखाने वाले हैं। 10 गुणे 10, 10 प्लस 10 गुणे 10, वो हो इतना ज्यादा 10 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1/10 होगा। ठीक है, भाग का चिन्ह बदल गया, ये कट गया, बचा कितना दोस्तों आप लोग का सिर्फ 10 प्लस 10 बच रहा है, और 10 और 10 जोड़ देंगे, सिंपल था, हो जाएगा 20, और आपका आंसर आ जाएगा 20। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, आपका ए सही होगा यहाँ पर। बस आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, विकल्प नंबर ए को टिक करिएगा। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 52 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, आपको ये बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका, आप लोग सोच रहे होंगे समकोण तो नहीं होगा, देखिए 2 और 3 और 5 दे रखा है। अगर यहाँ पर दोस्तों 3 4 5 दिया होता तो ये आपका एक समकोण बन जाता। कैसे दोस्तों, क्योंकि समकोण त्रिभुज का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हम कर सकते थे, लेकिन तब जब 3 4 5 दिया होता तब। दोस्तों हमें दिया क्या गया है 2 3 और 5। तो दोस्तों अगर हम 5 मतलब 5 सेंटीमीटर लंबी हमने एक रेखा खींच दी यहाँ पर, ठीक है, लॉजिकली सोचिए। उसके बाद दोस्तों हमने 2 इधर खींच दी, मान लेते 2, क्या दोस्तों यहाँ 3 में यहाँ पे पहुंच जाएगा दोस्तों, नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका त्रिभुज संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 53 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि संख्याओं 10 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्तक है। एलसीएम आपको दोस्तों बताना, सिंपल सा है, क्या बताना है, एलसीएम। तो ले लेते हैं 10 65 और 91 का। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2 से भाग करते हैं, 2 पंजे 10, 65 91। अब किससे जाएगा दोस्तों भाग, 5 से ले जाते हैं, 5 एकम 5, 13 पचे 65 और 91। अब दोस्तों बारी आती है आपकी 13 की, 31 की। ठीक है, 13 एकम 13, यहाँ बचा 13 सत्ते 91। तो दोस्तों अब 7 की बारी आ गई, 1 1 1। देखिए एलसीएम करते समय आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप लोग भाई कॉपी में लिख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि 7 का पहाड़ा पहले आता है, तो 7 से कर लिया जाता है, 7 छोटी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुविकल्पी में, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको आंसर से मतलब होता है। 2 गुणे 5 करेंगे दोस्तों, फिर क्या है 13 गुणे 7। दोस्तों इसको गुणा करने की सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, जिससे आप लोग 2 सेकंड या 1 सेकंड में गुणा कर सकते हैं। पहले इसको गुणा कर दीजिए दोस्तों, 2 पंजे 10 और 13 गुणे 7 होता है 91। तो दोस्तों 91 गुणे 10 करेंगे तो सिंपल था 910 आ जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों ये कर लेते 13 का 5 से गुणा कर लेते, 7 का 2 से, तो आप गुणा का और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते, तो आपके लिए दिक्कत करता। तो फिलहाल इसका आंसर होगा सी विकल्प 910। तो जिन बच्चों के मन में 910 आ रहा था वो बिल्कुल सही थे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 54 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो पहला विकल्प है 210, दूसरा 20, तीसरा 111 और चौथा विकल्प है अनंत। तो दोस्तों अगर आप लोग को ऐसे विकल्प कभी दिखे तो आप लोग हमेशा अनंत के साथ चले जाइएगा लास्ट। कोई मेल जोल नहीं दिख रहा दोस्तों, 10 से 20 आ गया, 20 से 111, तो आप लोग को लग गया होगा इसका आंसर होगा अनंत। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ असमान था, ठीक है, तो ऐसे होता है ना असमान, नहीं तो आप लोग कहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोग के लिए हर एक क्वेश्चन को हमने टाइप करके लिखा है कंप्यूटर में, तो काफी मेहनत लगी है। तो वीडियो का अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने हर एक दोस्त को शेयर करिएगा दोस्तों, जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से आता है तो उनके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, एक भी नंबर उनका नहीं कटेगा। तो ये सब क्वेश्चन अब कोई बच्चा करेगा तो उनकी काफी अच्छी मेहनत हो जाएगी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 55 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 3 + 2 गुणे 7 का मान होगा। आपको ऐसे ही आंसर देना दोस्तों जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है विकल्प में। तो ये आपका 2016 में आ भी चुका है ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कितना आसान पेपर आता है, तो चलिए करके देखते हैं। क्या लिखा है 3 + 2 और गुणे में लिखा है 7। तो दोस्तों बस एक बार 7 को गुणा 3 से कर देंगे, एक बार 2 से कर देंगे, बस 3 गुणे 7 हो जाएगा दोस्तों। पहले इसका गुणा किया तो इसके बाद 2 गुणे 7 हो गया। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है जिसमें बीच में प्लस आ रहा हो। विकल्प नंबर बी को एक बार देखिए जरा गौर से, 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा।
अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। देखिए इसमें ऐसा खाली यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाता है। बस ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो बाकी आसान था क्वेश्चन। आप लोग विकल्प नंबर डी देख रहे होंगे दोस्तों कि यार बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है। इस छोटे वाले ब्रैकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर इसके अंदर 50 वर्ड्स होते तो सभी का गुणा 50 से होता। मतलब ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, अगर ऐसे लिखा तो 1+1+1, ठीक है, गुणे 7। तो दोस्तों 7 का गुणा सभी से होता है, या तो 3 बार जोड़ लें, 3 गुणे 7 कर ले दोस्तों, या तो ऐसे लिखते 1 गुणे 7 प्लस फिर 1 गुणे 7 फिर प्लस 1 गुणे 7, ऐसे करते हैं। आसान था। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 56 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि x-7 और x+9 का गुणनफल है। तो मतलब आपको दोस्तों यहाँ पर गुणा करके दिखाना पड़ेगा, कि तभी तो पता चलेगा ना दोस्तों को गुणनफल कौन सा होगा। तो x-7 करेंगे इनटू में x+9। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये x+ आती है, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग x का गुणा यहाँ पर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले x का गुणा x में होगा, तो x गुणे x, फिर दोस्तों x का गुणा किस में होगा, 7 में होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, इंटू ये। फिर दोस्तों बारी आएगी 9 की। 9 की गुणा दोस्तों सबसे पहले x में करेंगे, 9 इंटू एक्स, ऐसे ना लिखते हैं, गुणा का चिन्ह नॉर्मल बनाएंगे टच वाला, ठीक है। फिर 9 इंटू 7, बस हो गया दोस्तों। सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 7x प्लस 9x और 9 गुणे 7, 9 सते 63। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, x², 9x में से 7x कटा, प्लस का 2x बचा दोस्तों, माइनस का 63। तो बस ये दोस्तों आपका उत्तर हो गया। अगर आपने ये मन में आ गया हो, सोचा हो डायरेक्ट, तो आप बिल्कुल सही थे। x² प्लस 2x माइनस 63। तो अब देखेंगे दोस्तों कौन सा विकल्प है ऐसा। तो सी नंबर दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। इसको मिलते हैं आपको 1 नंबर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपको कोई भी प्रश्न में समस्या लग रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पे आपको जवाब मिलेगा जल्द से जल्द। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 57 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा, ये आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र हमने दोस्तों अभी इसी वीडियो में आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, त्रिभुज को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1/2 गुणे आधार और गुणे में दोस्तों ऊंचाई होता है, हमने बताया था आपको इसी वीडियो में। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 48 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2, और दोस्तों हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। आधार तो नहीं पता, तो आधार को आधार ऐसे लिख लेते हैं और ऊंचाई लिख लेंगे 8। तो भाग भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके दोस्तों होता 8, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मतलब दोस्तों हमें मिल गया कि 12 सेंटीमीटर होगा आपका आधार। तो ऐसे करना था दोस्तों इस प्रश्न को। तो उम्मीद करते दोस्तों आज आप लोग को सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन हम चाहते दोस्तों कि एक ही वीडियो में आपको सारा डाटा मिल जाए, आप लोग परेशान ना हो इधर उधर भटकने की। तो इसका सही आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 57 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 58 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पता सबसे अच्छी बात क्या है कि सबका हर देखिए क्या है, 4/9 ये आपका हर है। इसमें भी दोस्तों 9 हर दे रखा है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो मतलब हमें सिर्फ अंश से मतलब है। तो -4 से छोटा क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को बिल्कुल पता है कि -7। जो -4 से दोस्तों जो छोटा होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है -7। तो -4 तो बड़ा होता है। तो बस सिंपल सा आपने देखा होगा इस विकल्प में कि -7 तो छोटा होता है। बस इसी को आप लोग आंख बंद करके टिक कर देंगे और ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो हमने क्या बताया तरीका आपको, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या पूछी गई थी इसमें। तो आपको क्या करना था, सब में दोस्तों आपने देखा कि ये देखिए, इसको ऊपर को बोलते हैं आप लोग अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर इंग्लिश में, और नीचे जो होता है आपका इसको बोलते हैं हर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो दोस्तों ऐसे ना बोला करिए कभी ऊपर और नीचे, तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो अंश और हर या ये बोलिए या तो दोस्तों बोलिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पहले बोलेंगे सही रहेगा, अंश होता है, डिनोमिनेटर हर होता है। तो चलिए ठीक है ना, इसमें समझ गए ना आप लोग। सबने देखा आपकी सभी बटे में 9 दे रखा है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है जो अंश में सबसे छोटी संख्या क्या है, वही इसका उत्तर होगा। -7 था।
तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न, तो इसका विकल्प नंबर डी सही था ना। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों तो 59 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 16, 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक है। इसमें भी आपको क्या बताना था, LCM। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। क्योंकि देखिए 16, 32 और 64, 64 16 से भी कट रहा है, 32 दूनी भी 64 होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 64। 1 सेकंड का आंसर था दोस्तों बस। लेकिन हम आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे कि कैसे आया। तो चलिए दिखाते हैं। 16, 32 और 64 ये था ना आपका, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। पहले 2 से ले जाते हैं, 2 अट्ठे 16, 16 बार जाएगा और 32 बार जाएगा। फिर दोस्तों 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 16 बार जाएगा। अब क्या होगा, 2 से फिर ले गए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों 2 से एक बार और भाग करते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। काफी बार 2 होते जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो गया। अब दोस्तों 2 से लास्ट बार जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है, कितनी बार 2 आए दोस्तों इसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 दोस्तों। तो क्या हो गया, गुणाई कर लेते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये हो गया आपका 64, यही आपका आ गया एलसीएम। तो दोस्तों हमने बोला एक लाइन में भी हो सकता है, या आप सॉल्व करके इतना लंबा समय बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है, जो बच्चे टॉपर है तो वो 1 सेकंड में कर लेंगे, बाकी बच्चे समय लगाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, उत्तर सही आना चाहिए। टॉपर की यहाँ कोई बात नहीं है, आंसर सही लाने की बात हो रही है। ठीक है ना। तो 64 कैसे है आप लोग समझ गए होंगे। और हमने कैसे बोला एक लाइन में हो सकता है। देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या, अगर ये देखिए जो छोटी वाली संख्या है क्या उससे कटती है या नहीं। तो हमने देखा कि 64 तो यार 16 से भी कटता है, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64 और 32 दूनी 64। तो भाई 64 सबसे बड़ी है, तो यही एलसीएम हो जाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न फिलहाल। दोस्तों तो 60 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल होगा। तो कैसे करेंगे, 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, 1.5y यहाँ है दोस्तों, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, 0.5y बराबर दोस्तों ये 7 इधर आया तो प्लस में हो गया। घटा लेते हैं दोस्तों, आधा में से 1.5 में से आधा गया, बचा 1। ठीक है, 1.0 या दोस्तों सिर्फ यहाँ ये लिख सकते हैं 1y बराबर हो गया 7। तो दोस्तों y बराबर हो जाएगा 7/1, या इसको मत लिखिए ऐसे, सीधे बोलिए 7, और ये आपका हो जाएगा 7 आंसर। तो दोस्तों हमने देखा कि 60 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर सही आ रहा है वो ब नंबर है विकल्प। तो यहाँ पर इसको ऐसे सही से टिक मारिए। ठीक है, एकदम अच्छे से रंग दीजिए, और इसका आंसर हो गया 7। ठीक है, अगर आपको समीकरण के किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का पूछा जा चुका है 2016 में। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पेपर में आते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 61 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि y z माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड का हल होगा, ये आपको बताना। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले लिखा जेड माइनस एक्स, प्रश्न उतारते हैं, प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स वाई माइनस जेड। तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई जेड माइनस ये वाई का अंदर गुणा होगा वाई एक्स। ठीक है, प्लस का जेड एक्स हो जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर, माइनस जेड वाई, प्लस का दोस्तों यहाँ पर हो गया एक्स वाई, और हो गया माइनस एक्स और जेड। तो दोस्तों हमने एक चीज देखी यहाँ पर, ये जो एक्स जेड दिख रहा है, और कहाँ देखा था ये दोस्तों, देखिए जेड एक्स एक ही चीज है ना, दोनों को हम कट्टम करते हैं, एक कट गया। और दोस्तों अब बात आती है वाई जेड, और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है जेड वाई उल्टा, तो दोस्तों ये भी कट गया हमारा। अब दोस्तों बात आती है वाई एक्स और एक्स वाई, ये भी कट गया। बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचा 0। तो आपका विकल्प नंबर डी है 0, यही बना आपका हीरो, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 62 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो दोस्तों अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था। तो दोस्तों हमने बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों हमने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है 45 इस बार 45 बराबर 1/2। आधार दोस्तों दे रखा है 15 और ऊंचाई दोस्तों इस बार नहीं दी गई है। तो पिछली बार हमने आधार निकाला था, इस बार ऊंचाई निकाल लेते हैं। बस दोस्तों सीधे कट्टम कोट्टम करेंगे, 15 कम 15, 15 तिहाई 45, 3 गुणे 2 200, त्रिज्या गुणा होगा 3 गुणे 2 हो जाएगा बराबर ऊंचाई। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं पूरा इस बार। तो 3 दूनी दोस्तों होता है 6, तो यही 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी और कुछ नहीं है। तो कितना आसान था दोस्तों क्वेश्चन, लग रहे हैं आप लोग को देखने में लग रहा होगा यार कितना आसान है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो परेशानी में आएंगे। इतना आसान दोस्तों नहीं जो देखने में होता है, क्योंकि जो बच्चे काफी कमजोर है मैथ में उनके लिए काफी दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि पूर्ण संख्या में योग का दशमक अवयव होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0। ठीक है, तो क्या इसमें क्वेश्चन था पूर्ण संख्या में योग का दशमक अवयव 0 होता है। ठीक है ना, 0 होता है। क्या होता है? 0। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 64 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक है। देखिए दोस्तों एलसीएम के काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो मतलब एलसीएम का ये क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिए, आना ही आना है। तो चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम 56, 70 और 84। देखिए यहाँ पर वो शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए 56, 84 से एक दूसरे से कट नहीं रहे। सबसे पहले दोस्तों 2 से भाग करेंगे, 28 दूनी 56 होता है, 35 दूनी 70 होता है और 42 दूनी 84 होता है। ठीक है, 42। अब 2 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28, 35 और दोस्तों 21 दूनी 42। तो अब बारी आती है 2 से, फिर से 2 सत्ते 14, 35 और 21। अब दोस्तों किससे भाग करेंगे, आप लोग भी करते रहिए, मन में सोचते रहिए। 3 से करते हैं 7, 35, 3 सत्ते 21। अब दोस्तों बारी आती है 7 की, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 7 एकम 7। तो दोस्तों हम पहले 5 से कर सकते थे, चलिए ठीक है, 5 एकम 5, 5 5। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा एलसीएम तो निकला है। अब क्या करना है दोस्तों, अगला स्टेप, अब दोस्तों गुणा भाग करना है ना। कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, 3 बार 2 आ रहा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है? 3 7 5, 3 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, जो था हमारा सीरियल से लिख लिया, सबको गुणा कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे बताते हैं आपको। 5 गुणे 2 पहले कर लेते हैं, 5 दूनी 10, क्योंकि दोस्तों इससे थोड़ा गुणा में थोड़ा सा शॉर्टकट आपको मिलेगा। अब 2 दूनी 4 होता है, 4 तिहाई 12 गुणे 7, 12 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 12 सत्ते होता है आपका 84 गुणे 10। तो बस 84 में 10 से गुणा करने का मतलब क्या है, खाली एक जीरो बढ़ा देना, 84 और 0, तो ये आपको हो गया 840। तो देखते हैं दोस्तों विकल्प में कौन सा दे रखा है, सी विकल्प 840 दे रखा है। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई थिंक आज की वीडियो काफी बड़ी होती चल रही है, लेकिन सही है, आप लोग के अधिक से अधिक प्रश्न मिले वो ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 265 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। समीकरण आपका क्या दे रखा है यहाँ पर 2.8x, ठीक है, और बराबर आपका दे रखा है 5.4 प्लस का x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर ले आते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 2.8x माइनस का x बराबर 5.4। ठीक है दोस्तों, घटा लेते तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 लिखा है, 2 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों 1.8x बराबर 5.4। अब दोस्तों भाग कर लेंगे, x बराबर 5.4 बटे 1.8, 1.8। दोस्तों देखिएगा दशमलव बिल्कुल सेम जगह पर है, पोजीशन सेम है, तो इसको काट देते हैं, हटा देते हैं। 18 कम 18, 18 तिहाई 54, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। बस यही आपका वैल्यू नहीं, ये उत्तर आ गया आपका। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प दोस्तों सही होगा। आपका विकल्प नंबर सी सही है, इसमें आपका दे रखा है दोस्तों सी की वैल्यू 3 दे रखा है। ठीक है, तो 65 में आपको जो सही आंसर था वो 3 आ गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 66 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा।
देखिए परिमाप निकालने के लिए हमें फार्मूला इसका पता होता है, लेकिन एक ही आपको प्रॉब्लम है यहाँ पर। परिमाप होता है 3 इंटू ए, या इसको बोलते हैं 3 गुणे भुजा। लेकिन दोस्तों आपको भुजा तो नहीं पता है ना यहाँ पर। तो भुजा पता करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी भुजा निकालनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल हमें दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है 400 √3। √3 से √3 गया कट, 400 गुणे 4 हो जाएगा, 400 गुणे 4 मतलब 1600 हो गया दोस्तों। यहाँ पर हो गया भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला इसका, हम फिर से आपको बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल सा ऐसा लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 3/4 अंडर रूट का इंटू भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या लिखा था, देखिए क्षेत्रफल की जगह हमने सीधे यहाँ पर ये पुट की वैल्यू 400 √3, और आगे तो आपके सामने कर रहे हैं। 400 गुणे 4 का मतलब हो गया दोस्तों आपका 1600, बराबर आपको दोस्तों हो गया भुजा स्क्वायर। तो √1600 का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग दोस्तों पता ही होगा। 16 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है ना, तो बस वैसे ही आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने भुजा निकाल ली, भुजा बराबर आ जाएगा 1600 का मतलब कितना हो गया था, 4 और 10 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 40 सेंटीमीटर की भुजा निकाल ली, तो हमें क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए। तो मतलब हमने परिमाप का फार्मूला आपको सामने ऊपर रखा है, ये देखिए लिखा था 3 गुणे भुजा। तो हमारी भुजा आ गई, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे परिमाप। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। ठीक है, तो होगा दोस्तों 3 गुणे 40, तो 40 गुणे 3 होता है 120 सेंटीमीटर। यही आपको उत्तर हो गया दोस्तों। तो हमने इसका परिमाप निकाल लिया है, और विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर -2xy है, यहाँ +2xy, ये दोनों कट जाएंगे, और ये 9y² था, यहाँ पे 8y था। मतलब दोस्तों आपका विकल्प नंबर जो सही होगा वो बी होगा, लेकिन सॉल्व करके इसको देखेंगे। x² माइनस 2xy प्लस का दोस्तों आपका है 9y²। ठीक है, और दोस्तों दूसरा को क्या जोड़ना है, x² प्लस का 2xy माइनस का 8y² जोड़ लेते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 9y² था यहाँ से, और नीचे -8y², घटेगा तो बचेगा कितना दोस्तों y², लेकिन ये बचेगा प्लस का। देखिए दोस्तों यहाँ पर -2xy है, यहाँ पर +2xy, ये कट जाएगा। x² को जोड़ लेंगे, बचेगा कितना दोस्तों 2x²। तो दोस्तों हमारा सही आंसर आ गया 2x² प्लस y²। तो ये विकल्प नंबर दोस्तों सही होगा आपका बी नंबर। तो इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। समतुल्य का मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को लिखे हम 10/2 और दोस्तों वही संख्या लिखा जाए 5/1, मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 पंजे 10, मतलब काटने पर दोस्तों देखिए 5 ये भी आ रहा, 5 ये भी आ रहा, मतलब 10/2 बराबर 5/1, दोनों संख्या बराबर है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए -24/45, ठीक है, क्या लिखा है -24/45, इसको भाग करके देखते हैं किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 और 24 होता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, -8/15। ठीक है, तो इसमें विकल्प में दे रखा है क्या दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर बी देखिए -8/15 दे रखा है, यही इसके समतुल्य संख्या होगी। माइनस चिन्ह था, तो दोस्तों माइनस चिन्ह को भी छोड़ेंगे नहीं। तो बस यही सब चीजें छोटी छोटी आप लोग को याद रखनी चाहिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 69 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा। तो ऐसा समीकरण दोस्तों दे रखा है x/4 प्लस का 10 बराबर -4। ठीक है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, x/4 है, 10 को उधर लेके जाइए, -4 -10 हो गया, तो जोड़ लेते दोस्तों कितना हो जाएगा, -14 x/4। तो दोस्तों x का गुणा कर लेंगे इधर से 4 का, तो 4 गुणे -14, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 गुणे 4, 14 चौके 56 होता है, तो -56। तो ये बस आपको उत्तर हो जाएगा x बराबर -56। तो देखते हैं दोस्तों कौन से विकल्प में दे रखा है, विकल्प नंबर ए सही है इस बार।
तो काफी देर से देख रहे थे, ए नहीं आ रहा था, तो ये विकल्प आपका सही आंसर होगा। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 70 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है आपका कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आपको दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पर दशमलव सब ऊपर नीचे दे रखा है कि आपकी एक छोटी सी गलती और आपके नंबर हो जाए 0। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 1.6 का स्क्वायर करना है। इसको दोस्तों कैसे आप लोग गुणा करते हैं बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके। हम तो सिंपली ऐसे गुणा करेंगे, पहले 6 छंग 36, 6 कम 6। देखिए दोस्तों डायरेक्ट भी हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 1 छक्का 6, ठीक है। तो आगे दोस्तों 6 9 6 15 और 1 1 2, 256 आ गया। दोस्तों देखिए जब दशमलव लगाना है तो आप लोग को गिनना होता है, एक अंक यहाँ है और एक अंक छोड़ के यहाँ पर है। तो दोस्तों जो टोटल आपको डिस्टेंस देनी है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है बस। 2.56 आपका क्या था, ये भुजा थी मीटर में, तो आपका आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो 2.56 विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, अगर आप लोग काउंटिंग में कोई गलती करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी छोटी छोटी आपने गलतियां की तो आपके लिए काफी भारी पड़ेगी। रीजन दोस्तों ये रहता है ना, क्योंकि आपके जो पेपर में एक एक नंबर काफी जरूरी होते हैं कभी कभी। तो आप लोग दोस्तों ये गलती कभी मत करिएगा, इसीलिए हमने पूरा गुणा प्रॉपर करके इसलिए दिखाया कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। नहीं तो हम सीधे बोलते दोस्तों 216 का जो स्क्वायर होता है 256 होता है और 2 अंक छोड़कर लगेगा दशमलव। तो चलिए आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 71 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो 4 विकल्प दोस्तों दे रखे हैं, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या 4 होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने आज इसी वीडियो में पहले हमने बताया आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। वह संख्या जो केवल और केवल खुद से कटे और 1 से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। दोस्तों देखिए 4 तो यहाँ भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 4 से कट रही है, 2 से कट रही है और 1 से कट रही है, ठीक है। 0 को हम सम संख्या बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ खुद से कटेगी। और कैसे काटेंगे दोस्तों, ये तो सबसे कट जाएगी। अगर आप कोई भी संख्या लाएंगे 1 2 3 4 10,000, तो ये तो नहीं हुई। अब बात आती है दोस्तों एक हमने आज ही पढ़ा था ना, तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात आती है 2 की, तो जी हाँ दोस्तों ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। जी हाँ दोस्तों सम। तो सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से कटती है, 2 4 6 8 करके जो बढ़ती है वो सम संख्या होती है। और जो संख्या सम नहीं होती सारी विषम संख्या होती है। अब देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न 72 नंबर। दोस्तों तो 72 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों हमने ऐसे आज काफी क्वेश्चंस किए, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं आज। अगर हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों आप लोग का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई ये होता है ना। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग मीटर सेंटीमीटर जो भी दोस्तों, और बराबर 1/2 हमें दे रखा है दोस्तों इसका आधार 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दोस्तों हमें पता नहीं है, ये इसको x मान सकते हैं, ऊंचाई ऐसे ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भाग करके देखते हैं, 15 कम 15, 15 चौके 60, दोस्तों 2 गुणे 4 करेंगे तो 1 गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी होता है 8। तो 8 पूरा यूनिट दोस्तों जरूर लिखिएगा, 8 होगा, ये होगा आपका सेंटीमीटर। तो आपकी दोस्तों ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों आज का हमने अंतिम प्रश्न भी देख लिया। और दोस्तों हमारी आवाज भी काफी बैठी बैठी अब लग रही होगी। शुरुआत में कुछ अलग जोश था, क्योंकि 72 क्वेश्चन लगातार बताना काफी बड़ी बात होती है दोस्तों, और हमने 72 क्वेश्चन लगातार सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और हमें नहीं लगता दोस्तों कि इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। मतलब क्या होगा, 2 की जगह दोस्तों 3 लिख दिया जाएगा या 3 की जगह 4 लिखा जाएगा, खाली अंक बदले जाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहां हो सकता है लिख के आए 72 वर्ग सेंटीमीटर है, या कुछ और लिख जाए। तो बस यही होना है दोस्तों, इससे अलग पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं मेहनत अच्छी करिएगा। और उम्मीद रखते हैं दोस्तों बहुविकल्पी के 5 नंबर और अति लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। लेकिन दोस्तों इंतजार करिए, आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों कल के कल एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाए, जिसमें आपके लिए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक कलेक्शन होगा, अति लघु उत्तरीय। ठीक है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय के बाद क्या होगा हमारा
टारगेट होगा 2 नंबर वाले प्रश्न आपके लघु उत्तरीय। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन और ये सब मिलती रहे। और एक बात दोस्तों हमने जो आपको पहले बताई थी, अगर आप लोग हमारे टॉप 10 लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, सिर्फ 10 बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स, और जिसकी फीस दोस्तों हमारे पास है फिलहाल अभी की डेट में 1000 रुपये पर स्टूडेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर से सिर्फ 10 ही बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले बच्चे बनना चाहते हो तो तुरंत मैसेज करिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो फीस तो महंगी है लेकिन इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तभी आप लोग पैसे हमें पे करिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें अपना और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।